हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मसालों का बागीचा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सके। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। गोल्डमैन सैक्स ने जारी किया नया अनुमान, सोने का भाव पहुंच सकता है 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। अभी रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है सोना। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते हुए ट्रेड वॉर और मंदी की आशंकाओं के कारण इस साल सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4,500 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। इंटरनेशनल रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो भारत में 10 ग्राम सोने के दाम 1,30,000 रुपए तक जा सकते हैं। विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने यह अनुमान जारी किया है। हालांकि ऐसा तभी होगा जब ट्रेड वॉर और मंदी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर ट्रेड वॉर और मंदी का रिस्क एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंचता है तब भी सोना $3,700 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार। भारत की प्रत्यर्पण अपील के बाद एक्शन, सेहत का हवाला देकर बेल मांग सकता है चौकसी। खबर है कि पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी के मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पुलिस ने बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि भारतीय जांच एजेंसियों के प्रत्यर्पण की अपील पर 12 अप्रैल को उसकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल वह जेल में है और भारत ने बेल्जियम के साथ चौकसी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस ने चौकसी को गिरफ्तार करते समय 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। ये मुंबई की एक अदालत ने जारी किए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि वारंट 23 मई 2018 और 15 जून 2021 के थे और ऐसा माना जा रहा है कि चौकसी अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए जमानत और तत्काल रिहाई की मांग कर सकता है। फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश में 300 एकड़ जमीन खरीद रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनाएगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कंपनी एप्पल प्रोडक्ट सप्लाई करती है। एप्पल के लिए आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे प्रोडक्ट्स असेंबल करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 300 एकड़ जमीन खरीदने जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के पास इस जमीन पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी। ये फॉक्सकॉन का उत्तर भारत में पहला प्लांट होगा और बेंगलुरु में बनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बड़ी होगी। उम्मीद है कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट हो सकता है। वहीं 14 अप्रैल को इकोनॉमिक टाइम्स ने ये जानकारी दी है। रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आया है जब ताइवान की कंपनी और एप्पल चीन पर लगाए गए टैरिफ से बचने के लिए भारत में सप्लाई चेन बनाने पर विचार कर रहे हैं। पीएम मोदी का कांग्रेस की सरकार पर निशाना, बोले हिमाचल में जनता परेशान, विकास व जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में हिमाचल की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पड़ोसी हिमाचल में जनता परेशान है, विकास एवं जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में जनता से पूरा विश्वासघात हो रहा है। कर्नाटक में बिजली, दूध, बस किराया हर चीज महंगी कर दी गई है। जनता पर भांति भांति के टैक्स लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार जनता से किए गए वादे भूल गई है। जंगलों में बुलडोजर चलाया जा रहा है और प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे जानवरों को खतरा पैदा हो गया है। हरियाणा में बीजेपी सरकार कचरे से गोबर बनाने को मेहनत कर रही है और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश स्थापित, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन हुआ। सुरक्षा के लिए बनेगी 4 किलोमीटर लंबी दीवार। खबर है कि अयोध्या में सोमवार की सुबह राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश की स्थापना की गई है। कलश के पहले पूजा की गई और इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के साथ इसे मुख्य शिखर पर रखा गया। पर कोटे और सप्त ऋषि मंदिरों की मूर्तियां जयपुर से अयोध्या पहुंच सकती हैं। राम मंदिर परिसर में लगने वाली सभी मूर्तियां 30 अप्रैल तक मंदिरों में रख दी जाएंगी। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का काम शुरू होगा। 1.5 साल में ये दीवार बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं राम मंदिर निर्माण समिति की दूसरे दिन की बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ये जानकारी दी है। हज सीजन से पहले सऊदी अरब के वीजा प्रतिबंध से बड़ी चिंता, फारूक अब्दुल्ला की मांग, पीएम हस्तक्षेप करें। खबर है कि सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के नागरिकों को अल्पकालिक वीजा जारी करने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सऊदी अरब के फैसले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले पर हस्तक्षेप करने की अपील की। अब्दुल्ला ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से सऊदी अरब के नेताओं से बात करने और उनसे हज यात्रियों के हमारे कोटे में कटौती न करने का आग्रह करने की अपील करता हूं। यहाँ नौकरियों का भी सवाल है।
डीयू प्रिंसिपल ने क्लासरूम में गोबर का लेप लगाया। बोली यह रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा, कमरे को ठंडा रखने के लिए देसी तरीका अपना रहे हैं। बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल का क्लासरूम की दीवारों पर गोबर का लेप लगाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। प्रिंसिपल प्रत्यूष वत्सला के मुताबिक ये रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उन्होंने खुद ही कॉलेज के शिक्षकों के साथ ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो में प्रिंसिपल ने बताया कि क्लासरूम को ठंडा रखने के लिए ये देसी तरीके अपनाए जा रहे हैं। इस बारे में प्रिंसिपल का ये कहना कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कॉलेज के एक फैकल्टी के सदस्य की देखरेख पे चल रहा है। आपको बता दें कि रिसर्च फिलहाल प्रक्रिया में है और पूरा डेटा एक हफ्ते बाद साझा किया जाएगा। डॉक्टर वत्सला ने कहा कि यह रिसर्च कॉलेज के पोर्टा कैबिन्स यानी एक प्रकार का कमरा में किया जा रहा है। मैंने खुद एक कमरे की दीवार पर गोबर लगाया क्योंकि मिट्टी और गोबर जैसे प्राकृतिक चीजों को छूने में कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोग बिना जानकारी के अफवाह फैला रहे हैं। तेलंगाना ने एससी आरक्षण को 3 ग्रुप में बांटा। आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति पर हुआ बंटवारा। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति यानी एससी के आरक्षण में बदलाव करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में एससी समुदाय को 3 भागों में बांटा गया है। तेलंगाना ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस आदेश की जानकारी जल संसाधन मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना सरकार को अक्टूबर 2024 में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज शमीम अख्तर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया था। इस कमीशन ने एससी समुदाय की 59 जातियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 15% के कुल आरक्षण के लिए 3 वर्गों वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में बांटने की सिफारिश की थी। इस कानून को लागू करने से पहले रविवार को सचिवालय में कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई थी। मुर्शिदाबाद में 3 दिन बाद हालत सामान्य। 19 विस्थापित परिवार वापस लौटे। टीएमसी का आरोप, बीएसएफ ने भाजपा के साथ बंगाल हिंसा की साजिश रची। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 10-12 मार्च के बीच हुई हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम ने बताया कि दुकानें खुल गई हैं और 19 विस्थापित परिवार अपने घर लौट चुके हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन मिलकर लोगों की सुरक्षा वापसी करवा रहा है। शमीम ने कहा कि अब तक 210 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पिता पुत्र की हत्या के मामले में अलग केस दर्ज किया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाके में 1600 जवान तैनात किए हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बैन है। बीएनएस की धारा 163 भी लागू है। सलमान को घर में घुसकर मारेंगे, कार बम से उड़ाएंगे। गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग के साल भर बाद फिर मिली धमकी, शिकायत हुई दर्ज। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को फिर एक बार जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई के वर्ली स्थित ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अज्ञात शख्स ने व्हाट्सएप मैसेज करके सलमान खान की कार को बम से उड़ाने की बात कही है। बता दें कि देर रात रविवार को भेजे गए इस मैसेज में लिखा है, हम सलमान खान को घर में घुसकर मारेंगे। मुंबई की वर्ली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 351(2)(3) के तहत शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पिछले साल 14 अप्रैल को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हुई थी और इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। इस केस में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था और इनमें से एक आरोपी ने खुदकुशी कर ली है। गुजरात में 1800 करोड़ रुपए की 300 किलो ड्रग हुई जब्त। पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र में फेंककर भागे तस्कर, पाकिस्तानी बोट होने की आशंका। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की है, जिसकी कीमत तकरीबन 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब्त ड्रग्स मेथाफेटामाइन हो सकता है। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस और कोस्ट गार्ड ने 12-13 अप्रैल की रात ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र से ड्रग की खेप को पकड़ा है। गुजरात एटीएस से मिली जानकारी के बाद कोस्ट गार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा की ओर सर्च के लिए जहाज भेजा था। अंधेरे के बीच कोस्ट गार्ड की टीम ने एक बोट को स्पॉट किया। बोट सवारों से पहचान बताने को कहा। इससे वो घबराकर तस्करों ने ड्रग को समुद्र में फेंका और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके भाग निकले। पीएम मोदी बोले, मुसलमानों से हमदर्दी तो मुस्लिम अध्यक्ष बनाए कांग्रेस। वक्फ कानून का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमानों को पंचर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर रहे। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम यमुनानगर पहुंचे और यहां उन्होंने 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया और रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था। 2013 में कांग्रेस ने कानून में संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहेब के संविधान की ऐसी तैसी कर दी। इसका सही उपयोग होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
अमूल की तरह अब सांची भी होगा ग्लोबल ब्रांड। नेशनल डेयरी बोर्ड संभालेगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। घी, पनीर, श्रीखंड जैसे प्रोडक्ट होंगे एक्सपोर्ट। बता दें कि भोपाल के रविंद्रन भवन में यहां मध्य प्रदेश दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में MOU हुआ है। रविवार को हुए इस MOU के बाद अब दुग्ध संघ का प्रबंधन NDDB के हाथों में होगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के CEO अब दुग्ध संघ के प्रबंधन का काम संभालेंगे। बाकी के कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन काम करते रहेंगे। चीन के बाद अब अमेरिका की बलूचिस्तान में होगी एंट्री। पाकिस्तान में लीज पर माइनिंग करेगा US। बलूच विद्रोहियों से निपटना है मकसद। पाकिस्तान अपने सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में विद्रोह झेल रहा है। ऐसे में वह अब इस इलाके में अमेरिका की एंट्री कराने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका को माइनिंग लीज देने का प्लान बनाया है। इसका मकसद अरबों डॉलर के खनिज संसाधनों का खनन और इसके साथ ही बलूच विद्रोहियों के हमले को रोकना है। वहीं सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना का मानना है कि यदि अमेरिका इस क्षेत्र में निवेश करता है तो बलूच के हमले कम हो जाएंगे और यदि हमले होते भी हैं तो अमेरिका ही बलूच विद्रोहियों से निपटेगा और अपने निवेश की सुरक्षा करेगा। चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई रोकी। गाड़ी, हथियार, एयरक्राफ्ट हो जाएंगे महंगे। अब ट्रंप बोले इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी टैरिफ लगाऊंगा। चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ती ट्रेड वॉर के बीच 7 कीमती धातुओं, रेयर अर्थ मटेरियल के निर्यात पर रोक लगा दी है। वहीं चीन ने कार, ड्रोन से लेकर रोबोट और मिसाइलों तक असेंबल करने के लिए जरूरी मैग्नेट यानी चुंबकों के शिपमेंट की भी चीनी बंदरगाहों पर रोक लगा दी है। ये मटेरियल ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम है और इस फैसले से दुनिया भर में मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर असर पड़ेगा और ये सारे चीज महंगे हो जाएंगे। चीन ने 4 अप्रैल को इन 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक ये कीमती धातुएं और उनसे बने खास चुंबक सिर्फ स्पेशल परमिट के साथ ही चीन से बाहर भेजे जा सकते हैं। इक्वाडोर राष्ट्रपति चुनाव में दक्षिणपंथी उम्मीदवार डेनियल नोबोआ की जीत। विपक्षी नेता ने हार मानने से किया इनकार। खबर है कि इक्वाडोर में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में एक बार फिर से डेनियल नोबोआ ने जीत हासिल की है। 80% मतों की गिनती होने तक नोबोआ को 56% वोट मिले हैं। वहीं वामपंथी नेता लुइस गोंजालेस को 43.55% वोट मिले हैं। वहीं गोंजाल्वेस ने हार मानने से इनकार किया है। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए वोटों की दोबारा गिनती करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने की अपील की। बांग्लादेशियों के इजराइल जाने पर यूनुस सरकार की रोक। लोगों के पासपोर्ट पर मैसेज, इजराइल के लिए वैध नहीं। गाजा में गोलीबारी के चलते लिया गया फैसला। बता दें कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेशी लोगों के इजराइल जाने पर रोक लगा दी है। गाजा में इजरायली सेना के हमले के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। बांग्लादेशी लोगों के पासपोर्ट्स पर सरकार ने फिर से इजराइल के लिए मान्य नहीं लिखना शुरू कर दिया है। 2021 में शेख हसीना सरकार ने पासपोर्ट से ये लाइन हटाने का निर्देश दिया था। वहीं बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने विदेश जा रहे नागरिकों के ट्रैवल परमिट पर फिर से ये लाइन लिखने का निर्देश जारी किया है। ये पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर सभी देशों में वैध है। बता दें कि गृह मंत्रालय के सिक्योरिटी सर्विसेज डिवीजन की डिप्टी सेक्रेटरी नीलिमा अफरोज ने बताया कि यह आदेश 7 अप्रैल को जारी किया गया है। 17 करोड़ की आबादी वाला मुस्लिम बहुल बांग्लादेश इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध नहीं रखता है और आजाद फिलिस्तीन का समर्थन करता है। आज का सुविचार, संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर भी यह जग हंसता है वह एक दिन इतिहास रचता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।